एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम अपने इनकम टैक्स का नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। रिकवरी एंड रिफंड का चैप्टर है ये। इससे पहले हम अपने इनकम टैक्स को कैसे प्रोसीड करते, कैसे ई फाइलिंग होती है, स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया। और हमने मोस्ट ऑफ जो हमारे ऑलरेडी जो चैप्टर्स है, जैसे कि हमने ये जो चैप्टर है डिडक्शंस का है, ठीक है, नज़र आ रहा है यहाँ पर डिडक्शन का है, रिबेट एंड रिलीफ का है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का है, अपील एंड रिविजन्स है, एडवांस टैक्स है, टीडीएस है, टीसीएस है, पेनल्टी है। ये ऑलमोस्ट सभी थ्योरी के चैप्टर्स हो चुके हैं। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर लेते हैं जिसके अंदर रिकवरी एंड रिफंड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, सो देखो इस चैप्टर से ना क्वेश्चंस आते हैं कि मोड ऑफ रिकवरी क्या है, ठीक है, और नोटिस ऑफ डिमांड के ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से बनकर आप मोड ऑफ रिकवरी को कंप्लीट कर सकते हैं। ये पूरा चैप्टर के अंदर इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, मोड ऑफ रिकवरी हो गया, रिफंड कैसे करते हैं, ठीक है, रिफंड कैसे रिसीव करते हैं, जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है वो कैसे हमसे रिकवरी लेती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सो चैप्टर का नाम सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, फिर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। ऑब्वियस है, इनकम टैक्स है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सो विदाउट एग्जाम्पल आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होने वाला। हाँ, थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, बट आप लंबे टाइम तक आप उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे अगर आपको एग्जाम्पल अच्छा से समझ नहीं आए तो, ठीक है। सो सबसे पहले आपको एक छोटा सा बेसिक मतलब पूछती हूँ मैं कि जो रिकवरी का मतलब क्या होता है। कोई आपसे कोई पैसा क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है, मीन्स कि आपको आपने अभी तक किसी की पेमेंट नहीं की है तो ऑब्वियस ही बात है वो रिकवरी तो करेगा। अच्छा, आपने किसी को एडवांस में दिया है तो आप क्या करोगे, रिफंड करोगे। तो कहने का मतलब है इस केस में तो आपकी पॉकेट से पैसा जाएगा, इस केस में आपकी पॉकेट में पैसा क्या होगा, आएगा। समझ पा रहे हो। अच्छा, पैसा आएगा, पैसा जाएगा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है। अब हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, राइट। इनकम टैक्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है, हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती है। जैसे कि हमारे पास जो मान लीजिए यहाँ पे ना एक पर्सन बना लेते हैं, मिस्टर टिंकू जी। टिंकू जी हमारे पास है, इसे मैं एक और नाम से बोलती हूँ, टैक्स पेयर के नाम से बोलते हैं। इसे मैं एक और नाम से बोलती हूँ, एसएससी के नाम से बोलते हैं। जो टैक्स को फिल करता है उसे हम एसएससी कहते हैं। अच्छा, इसकी ये अकाउंटिंग पीरियड है, फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। ये है 1/4/2023 है, यहाँ पर है 31/3/2024 है। ये इसका फाइनेंशियल ईयर है ना। इस साल जिसने जो भी कमाया है, इसने इस साल जो भी इनकम जनरेट की है उसके ऊपर टैक्स कब देगा, ये नेक्स्ट ईयर में देगा। ये दैट मीन्स ये इसका क्या होगा, असेसमेंट ईयर होगा। मीन्स कि यहाँ तक इसे क्या करना होगा, अपने सारी टैक्स पेमेंट करनी होगी। अच्छा, रिटर्न का चैप्टर हमने जब किया था उसमें बताया था कि जो रिटर्न है वो हमें कब तक फिल करनी होती है। रिटर्न हमें 31/7/2024 तक, अब 31 जुलाई जो आने वाली है उनके लिए, अगर किसी कंपनी को ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए 31 अक्टूबर लास्ट डेट है ना। ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अच्छा, मिस्टर जो एक्स है इसने क्या किया, खुद कैलकुलेट कर लिया अपना इस फाइनेंशियल ईयर में, सारा का सारा कैलकुलेट कर लिया कि हाँ इसकी टैक्स की लायबिलिटी, टैक्स की क्या लायबिलिटी कितनी बनती है, इसने खुद कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया होगा कि इसकी इनकम क्या है, इनकम के बाद इन्होंने जितनी भी डिडक्शंस लेनी थी, जितनी भी एग्जाम्पशंस लेनी थी वो सभी माइनस कर दी होंगी। देन उसके बाद उसने अपनी क्या लगा ली होगी, स्लैब लगा ली होंगी। अब स्लैब का पता है ना, जो हमने एग्जाम्पशंस लिमिट पढ़ी थी कि 60 साल से कम उम्र का है, 60 साल से और 80 साल के बीच में, अबोव 80 ईयर है, तो यहाँ पे 2.5 लाख से कम तक कोई टैक्स नहीं लगता। यहाँ पे 3 लाख और यहाँ पे 5 लाख, याद है सबको। अच्छा, इसने अपने बेस पे क्या टैक्स पे कर दिया है। जब व्यक्ति खुद अपने बेस पर अपनी टैक्स की लायबिलिटी को मेंटेन करता है, लिविंग लायबिलिटी को खुद कैलकुलेट कर लेता है, उसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। क्या बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं, जो कि आपका सेक्शन 141 के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। क्लियर है। अब ये सेल्फ असेसमेंट की इसने 140A में की जाती है, राइट। अच्छा, इसने खुद तो कैलकुलेट करके टैक्स फिल कर दिया, तो गवर्नमेंट, ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये चेकआउट करेगा। ये मान लीजिए ये डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये इसके टैक्स की लायबिलिटी को चेकआउट करेगा, क्रॉस चेक करेगा
कि क्या इसने, मान लीजिए इसने टैक्स पेमेंट की है 80,000, टैक्स की कितनी पेमेंट की है 80,000। अब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये चेकआउट करेगा कि जो इसने ₹80,000 जमा करवाए हैं एज अ टैक्स लायबिलिटी, क्या ये टैक्स लायबिलिटी इसने सही जमा करवाई है, क्या ये ज़्यादा तो नहीं पे कर रहा, क्या ये कम तो नहीं पे कर रहा। ऑब्वियस ही बात है, कम पे करेगा तो गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए फिर क्या करेगी गवर्नमेंट, एक समरी असेसमेंट भी कर सकती है। ये असेसमेंट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। समरी असेसमेंट भी करते हैं। समरी असेसमेंट में बस आप ये ध्यान रखें, इसमें किसी भी तरह का वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं लेके चलते, बस हाँ जो इसने इन्फॉर्मेशन भरता है ये उसके बेस पे ही जस्ट अर्थमेटिकल एरर को चेकआउट करता है, क्या ये डिडक्शन ज़्यादा तो नहीं लिया, कम तो नहीं लिया, बस इसको क्रॉस चेक नॉर्मल बेसिस पे करता है। इसमें डिटेल एनालिसिस नहीं होती है। अच्छा, डिटेल एनालिसिस फिर किस में होती है? डिटेल एनालिसिस आपकी रेगुलर असेसमेंट में होती है। रेगुलर असेसमेंट का मतलब क्या है? जब आप विद प्रूफ, विद डॉक्यूमेंट के साथ जब किसी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हो तब उसे बोलते हैं रेगुलर असेसमेंट। अच्छा जी, फिर इन केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पाया, मैं यहाँ पर 2 केस लेके चल रही हूँ, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, कि पहले केस में, चलो 3 केस लेके चलते हैं। पहले केस में मान लेते हैं कि इसकी जो लायबिलिटी है वो कितनी बनी है, 50,000 रुपये की बनी है। तो इस केस में डिपार्टमेंट क्या कहेगा कि आपको पैसा वापिस मिलेगा। अच्छा, दूसरे केस में मैंने कहा कि दूसरे केस में इसके 80,000 रुपये ही बनते थे। अच्छा, तीसरे केस में मैंने कहा इसके 1 लाख रुपीज़ क्या बनते थे, टैक्स बनता था। तो ये देखो, ये सिचुएशन तो ठीक है, फेवरेबल है, जैसा इन्होंने कहा वैसा ही हमने टैक्स पे कर रखा था, चलो ठीक है, अच्छी बात है। बट जैसे ही ये 2 केस अराइज होंगे कि या तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बनती थी, आपने ज़्यादा पे कर दी है, या फिर मैं कहूँगी जब आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या है, कम ज़्यादा बनती थी, आपने कम पे किए, तो दोनों केसेस के अंदर आपके पास, अब आपने देखो कितने पे किए हैं, 80,000 पे किए हैं। अच्छा, केस नंबर 1 के अंदर क्या कितनी लायबिलिटी बनती थी, टैक्सेबल अमाउंट जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट किया है वो क्या है, 50,000 है। अच्छा, केस नंबर 2 के अंदर कितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 1 लाख रुपीज़। अच्छा, इस केस में आपको बेनिफिट है कि आपको 30,000 रुपये क्या होने वाले हैं, रिफंड होने वाले हैं। रिफंड समझ रहे हो, रिफंड समझ रहे हो कि पैसा आपके पॉकेट में वापिस आने वाला है। क्लियर है? अच्छा जी, तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपसे गवर्नमेंट 20,000 रुपये और क्या करने वाली है, रिकवर करने वाली है, मीन्स की और आपको 20,000 रुपये पे करने वाले हैं। इस अमाउंट को ना हम ये भी कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना, अभी बकाया रहता है, या फिर मैं कहूँ कि इसको मैं एरियर के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है जी, ये पेज बिल्कुल अच्छे से समझना है, तभी आपको ये आगे के नोट समझ में आएंगे। अच्छा, अगर आपकी बात चल रही है रिफंड के केस में, रिफंड का प्रोसेस अलग है, ठीक है। अगर बात चल रही है रिकवरी के केस में, इस टाइम डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी है कि आपको इंटीमेशन दे, तो इंटीमेशन को क्या बोला जाता है, नोटिस ऑफ डिमांड। डिमांड का मतलब क्या है कि वो आपसे डिमांड कर रही है 20,000 रुपये की कि आप 20,000 रुपये जमा करवा दो हमारे पास। अच्छा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा सर, इसका टाइम पीरियड होगा 30 दिन। मीन्स कि जिस दिन आपने नोटिस इशू किया है, मान लीजिए आपने यहाँ पे भी केस लेके चलते हैं, केस नंबर 1, कि आपने नोटिस इशू किया, नोटिस ऑफ डिमांड इशू किया कि 1 अक्टूबर 2024 ले लेते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को मैंने नोटिस इशू किया, तो आपके पास टाइम ड्यूरेशन 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये 20,000 रुपये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा करवाने पड़ेंगे। अच्छा, 30 दिन कितने हुए, इसके अंदर 30 जोड़ दीजिए, तो 31 अक्टूबर 2024 आपके पास क्या हो गया, टाइम ड्यूरेशन हो गया। अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि नोटिस ऑफ डिमांड यहाँ पे है, यहाँ पे ये है। इन केस मैं लेके चल रही हूँ केस नंबर 1, आपको बताया, सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना, नोटिस ऑफ डिमांड इशू कौन करेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी इशू करेगी। अच्छा, एक और बात कि जो डिपार्टमेंट है ना, ये कहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ये एक ऐसे पर्सन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा
जिस डिपार्टमेंट के अंदर, जिस एरिया के अंदर ये टैक्स पेयर रहता है। मान लीजिए ये जो टैक्स पेयर है आपका कुरुक्षेत्र का है, क्या यूके का है, या फिर आप करनाल का ले लीजिए, किसी भी एरिया का ले लीजिए। तो ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, ये इंफॉर्मेशन ना कुरुक्षेत्र के डिपार्टमेंट के पास भेजेगी, असेसिंग ऑफिसर के पास भेजेगी, या फिर मैं कहूँ टैक्स रिकवरी ऑफिसर के पास भेजेगी। इन दोनों के पास किसी के पास भी भेज सकते हैं इन्फॉर्मेशन। अच्छा, फिर ये क्या करेंगे, ये नोटिस ऑफ डिमांड इशू करेंगे। तो कहने का मतलब जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो नीचे जो इस पर्टिकुलर एरिया की जो एसएससी है, ठीक है, जुडिक्शंस जो डिपार्टमेंट है उनके पास ये इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी, फिर ये कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस ऑफ डिमांड इशू कर दिया, ये है मिस्टर टिंकू जी। ये कहते हैं ठीक है, मेरे पास नोटिस ऑफ डिमांड आ गया था 1 अक्टूबर को, तो मैंने क्या करा, 17 अक्टूबर को ही मैंने इसकी पेमेंट कर दी है। तो डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट आपने विद इन टाइम पीरियड आपने पेमेंट कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है, आपके ऊपर किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। तो आपने कहा कि ठीक है 20,000 रुपये बनते हैं तो लो दे दो, दे देता हूँ। अच्छा, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि मैम अगर इन केस ये विद इन अ टाइम पीरियड ना दे तो क्या हो सकता है, बताती हूँ, आप भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं। देखो, मैंने कहा कि जो मेरा नोटिस ऑफ डिमांड है वो 1 अक्टूबर 2024 को इशू हुआ। आपकी जो ड्यू डेट है, मीन्स की लास्ट डेट तक, मैं लास्ट डेट क्या लेते हैं, लास्ट डेट है मेरे पास 31/10/24 है, बट आपने पेमेंट नहीं की, आपने पेमेंट की है मान लीजिए 12 दिसंबर 2024 को, तो क्या होगा, आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा जी, इंटरेस्ट कितना लगेगा सर, आपके ऊपर 1% पर मंथ इंटरेस्ट लगेगा। आपको लग रहा है ओ माय गॉड ये तो 1% ही बहुत छोटा सा अमाउंट है, देखो कितना अमाउंट हो जाएगा। अगर ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाओगे ना तो आपके ऊपर काफी सारा इंटरेस्ट बन जाएगा। अच्छा, अमाउंट कितनी देनी थी, 20,000 रुपये देनी थी इस टाइम तक। अब आपने 20,000 नहीं दिए तो 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। 20,000 तो देने ही देने हैं, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट देना है। अब 20,000 तो देने ही देने हैं। अच्छा, इंटरेस्ट कितने के ऊपर दोगे, 20,000 के ऊपर दोगे। कितने % देना है, 1% देना है। अच्छा, मंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मंथ को देखो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी, तो नेक्स्ट नवंबर आ गया, 30 नवंबर, 1 महीना हो गया। अच्छा, नवंबर के बाद दिसंबर के 12 दिन है, ठीक है। अब ये देखो कितने दिन हो गए हैं, 1 महीना 12 दिन ये लेट है ना। तो इस केस में ना जो दिन भी होंगे ना, चाहे 1 दिन आ जाए, चाहे 2 दिन आ जाए, चाहे 10 दिन, चाहे 15 दिन, 17 दिन, 18 दिन, 19, 20, 21, कैसे भी दिन आ जाए, इस दिनों को हम पूरा का पूरा मंथ कंसीडर करेंगे। तो टोटल मंथ कितने हो गए बच्चे, आपके 2 मंथ्स हो गए। समझो इस चीज को, कभी ये कहें कि मैम पता नहीं क्या समझा रहे हैं, ये फिर हम फटाफट विद इन 2 मिनट्स के अंदर इनको पूरा रीड आउट कर देंगे। ओके, तो चलो, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपके 2 महीने का क्या लगने वाला है, इंटरेस्ट लगना है। क्या अपोन में 12 करोगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर मंथ लिखा हुआ है। सो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, आपकी 20,000 रुपये तो ये हो जाएंगे, प्लस 400 रुपये आपका एज ए इंटरेस्ट हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट आपको 20,400 रुपये डिपॉजिट करानी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। क्लियर है, समझ में आ गया। तो पहला केस है जब आप क्या करते हो, विद इन अ टाइम पीरियड आप पेमेंट कर देते हो। नेक्स्ट केस आ जाता है कि जब आप क्या करते हो, आप टाइम के बाद पेमेंट करते तो ऑब्वियस ही बात है आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा, थर्ड केस हम लेके चल सकते हैं। थर्ड केस क्या कहता है, थर्ड केस ये कहता है कि आपके पास मान लीजिए आपको 1/10/2024 को नोटिस इशू किया, नोटिस ऑफ डिमांड इशू किया कि आपको 20,000 रुपये जमा करवाने हैं। लास्ट डेट आपकी 31/10/2024 है, क्योंकि 30 दिन का समय है। अच्छा, आपने इसके बीच में ही मान लीजिए 15 तारीख को, 15/10 को ही आपने डिपार्टमेंट को, असेसिंग ऑफिसर को एक नोटिस सेंड किया। क्या नोटिस सेंड किया कि प्लीज मेरी जो ये डेट है ना 31 अक्टूबर, इसको एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड क्यों कर दे, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट मीन्स मिस्टर टिंकू से पूछा जा रहा है कि हम क्यों एक्सटेंड करें भाई, एक तो तुमने 20,000 रुपये कम पे किए हैं, पहले तो अपनी लायबिलिटी दो, अगर नहीं करोगे। फिर उसने अपने सर्कमस्टांसिस बताए कि अपने सर्कमस्टांसिस बताते बताते अगर असेसिंग ऑफिसर उस पर्टिकुलर एरिया से, उस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है जो मिस्टर टिंकू जी कह रहे हैं,
तो वहाँ पर ये डेट को एक्सटेंड भी कर सकता है। एक्सटेंड कितना करेगा वो डिपेंड करता है असेसिंग ऑफिसर के ऊपर। मान लीजिए इस एग्जाम्पल के अंदर मैं कह रही हूँ कि उन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया है 31/12/2024 तक, ठीक है। इसकी लास्ट डेट 31/12 दे दी, इसकी साल के खत्म होने से पहले पहले आपको करना होगा, ठीक है जी। अब उसके पास ये पूरा मौका है कि यहाँ तक वो पेमेंट कर दे, इस दौरान किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। क्लियर है? क्लियर है? समझ पा रहे हो? अच्छा, इन केस उसकी एक्चुअल पेमेंट उससे बाद हो रही है, समझना। अगर वो, मैं कह रही हूं कि पहला तो केस आ गया समझ में कि ये है एक्सटेंशन ऑफ डेट का केस, नजर आ रहा है, एक्सटेंशन ऑफ डेट। आप एसएससी ऑफिसर ने कहा ठीक है एक्सटेंशन कर दिया, आपकी डेट 31/12 तक कर देना पेमेंट, बट फिर भी जो मिस्टर टिंकू है उसके पास पैसे अरेंज नहीं हुए, उसने पेमेंट की है 12/2/25 में, तो ऑब्वियस ही बात है इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। क्या इंटरेस्ट आपका 31/10 से लगेगा या फिर 31/12 से लगेगा, क्वेश्चन ये आ जाता है। तो क्वेश्चन आपको ये ना एग्जाम्पल है ना, ये आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करके आने, क्योंकि 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको बुक के अंदर ना 3 पेजेस है। इस पूरा चैप्टर बिल्कुल छोटू सा है, छोटू है, मतलब बहुत स्मॉल साइज में है ये चैप्टर, 3 पेजेस भी नहीं है, 2.5 पेजेस है। तो ऑब्वियस ही बात है जब 15 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या इतनी ही बातें लिख के आएंगे कि हाँ ये रिसीव करते हैं, इसकी प्रोसेस ये 3 पॉइंट है। नहीं, आपका एग्जाम, आपका पेपर दूसरे बच्चों से डिफरेंट होना चाहिए। दैट्स द रीजन मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेके आ रही हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे देखो मैंने कहा कि एक्सटेंशन डेट के बाद उसने पेमेंट की है, तो ऑब्वियस ही बात है इसके ऊपर इतने ही टाइम पीरियड का इंटरेस्ट लगने वाला है जिस जहाँ से डेट एक्सटेंड हुई है। कितने दिन हो गए हैं? अब देखो जनवरी भी चलेगी है, फरवरी की 12 तारीख आ गई है, तो 1 महीना और 12 दिन, तो दिन को हम क्या कंसीडर करेंगे? फुल मंथ। ए पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द मंथ इज ऑल्सो कंसिडर द फुल मंथ। ओके, सो यहाँ पे 1 मंथ करेंगे, तो टोटल कितने मंथ हो गए? 2 मंथ्स हो गए। तो अब यहाँ पर देखो यही सेम कैलकुलेशन होगी, 20,000 तो लेंगे, बट आपको इसमें बस ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से 31, जहाँ से एक्सटेंशन डेट एट द एंड पॉइंट है, वहाँ से लेकर एक्चुअल पेमेंट की ड्यूरेशंस को हम क्या करेंगे? मापेंगे। अच्छा, फोर्थ केस है आपके बुक के अकॉर्डिंग, क्या कहता है फोर्थ केस कि इन केस नंबर 4 कि मैं कह रही हूं कि जो पर्सन है वो क्या कर रहा है? इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की रिक्वेस्ट कर रहा है, किससे? आपके असेसिंग ऑफिसर से। मिस्टर टिंकू जी कहते हैं कि मैं एकदम से 20,000 रुपये नहीं दे सकता, मेरी प्लीज आप इंस्टॉलमेंट बना दीजिए, मैं इतना कैपेबल पर्सन नहीं हूँ। अच्छा, तो उसने कहा कि ठीक है, नोटिस ऑफ डिमांड यहाँ पे इशू हो गया था, पर वही बात आ जाती है कि क्या उसने ये रिक्वेस्ट है विद इन दिस टाइम पीरियड किया है या नहीं किया। अगर इसके टाइम पीरियड के अंदर किया तो आपको रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी दोनों केसेस के अंदर। ओके, अच्छा, मैंने आपको आपके लिए 17-10 एग्जाम्पल ले लीजिए कि इसने रिक्वेस्ट डाल दी, ठीक है। तो इसने कहा ठीक है आप ऐसे करो कि 31/10 को तो कर दो वही 5,000 रुपये की पेमेंट, ठीक है, फिर कर दो आप 30 नवंबर को 2024 को 8,000 की पेमेंट, ठीक है। फिर ये कहता है कि नेक्स्ट जो 31/12/2024 है इसमें आप 7,000 रुपये की पेमेंट कर दो, टोटल हो गए 20,000 रुपये। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि अच्छा यहाँ पर ये पेमेंट करता चला जाएगा, यहाँ भी पेमेंट कर दे। इन केस पेमेंट इसने ये नहीं की, इसकी पेमेंट आज ने आगे की है, ठीक है। मान लीजिए आगे 25/1/2024 में की है, तो 25 दिन लेट है, तो 25 दिन कितना कंसीडर होगा? 1 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर है? आई होप सबको क्लियर हो रहा है। 20,000 देखो 7,000 तो देने ही देने हैं, प्लस 7,000 के ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट, वो भी 1% के हिसाब से कितने रुपए हो गए हैं? 700 रुपये हो गए, 70 रुपये हो गए, सॉरी, ठीक है। तो 7,070 रुपये ये आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। क्लियर है? चलो अब नोट्स पे बढ़े। उम्मीद करूंगी कि अब आपको जब मैं नोट्स में से करवाऊंगी ना तो आपको अब समझ में आ जाएंगे। देखो सबसे पहले नोटिस ऑफ डिमांड कौन इशू करता है? नोटिस ऑफ डिमांड कौन इशू करता है? एक आपका इनकम टैक्स ऑफिसर करता है, बट कब करेगा? आफ्टर फाइलिंग द ITR बाय द टैक्स पेयर। ITR फिल करने के बाद, ITR कब फिल की जाती है? 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। अच्छा, 31 जुलाई 2024 के से पहले टैक्स पेयर ने, मिस्टर टिंकू जी ने क्या कर दिया? अपनी ITR फिल कर दी है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
और सेंट्रल प्रोसेसिंग जो सेंटर है उनके द्वारा इस ITR को क्रॉस चेक किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ये डिटरमाइन करने के लिए उनकी जो एरर है, अर्थमेटिकल एरर हो सकती है या फिर आपने डिडक्शन ज़्यादा ली हुई है, डिडक्शन नहीं ली है, ये सभी चेकआउट करने के लिए किया जाता है। अच्छा, इफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइंड that the tax paid by the taxpayer is less than the actual liability, जो उसकी एक्चुअल लायबिलिटी बनती है उसने उससे कम पे किया है। टैक्स पेयर ने हमारे एग्जाम्पल में क्या था, 80,000 रुपये पे किए हैं और एक्चुअल लायबिलिटी हमारे पास दोनों मैंने बताई। यहाँ पर बात की जा रही है नोटिस ऑफ डिमांड। नोटिस ऑफ डिमांड कब इशू करते हैं? जब हमारे पास टैक्स लायबिलिटी हमने कम पे की है। सो ऑब्वियसली बात है रिकवरी करने के लिए कर रही है, सो हमारे यहाँ पे 1 लाख रुपीज हो जाएगी। अच्छा, नोटिस ऑफ डिमांड किस सेक्शंस के अकॉर्डिंग इशू किया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। अच्छी बात है, नोटिस ऑफ डिमांड आपने समझ में आ गया, ठीक है, बट ये सेक्शंस भी आपको लर्न रखना है। 156 अंडर सेक्शंस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? नोटिस ऑफ डिमांड इशू करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, टाइम लिमिट कितनी है कि आप इस नोटिस ऑफ डिमांड के बाद आपको मिल जाए तो आपको कितना समय दिया जाता है कि आप अपने जो लायबिलिटी है उसको पे कर दो? मैंने आपको बताया वो दिन 30 डेज। अच्छा जी, नेक्स्ट जाते हैं पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट बाय द एसएससी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगी? इन केस वो जैसे भी लेट हो जाता है तो उसे 1% पर मंथ के हिसाब से उसे क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा फॉर एवरी मंथ और द पार्ट ऑफ मंथ। पार्ट ऑफ मंथ दैट मीन्स 12 दिन, 10 दिन, 22 दिन, ठीक है, 8 दिन, इन सबको हम एक मंथ ही कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द ड्यू डेट मेंशन इन द नोटिस टू द लास्ट डेट ऑफ द एक्चुअल पेमेंट, मीन्स की जो हमारी 31 अक्टूबर थी, राइट। अच्छा, एक्सटेंशन हो सकती है। एक्सटेंशन आपकी सेक्शन 2203 में हो सकती है, 220 सब सेक्शन 3 में हो सकती है। कैसे हो सकती है? ये कहते हैं कि या तो आप अपने टाइम को एक्सटेंड कर सकते हो, टू एक्सटेंड द टाइम फॉर द पेमेंट, कि आप ये कह रहे हो कि हाँ मैं अभी कैपेबल नहीं हूँ, आप मेरे प्लीज टाइम को एक्सटेंड कर दो। अच्छा, टू अलाउ द पेमेंट इन द इंस्टॉलमेंट्स, क्या हमने इंस्टॉलमेंट वाला पॉइंट भी किया? हाँ जी, असेसिंग ऑफिसर, बस आपको जो भी आप वैलिड रीजन दे रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए। हाँ, ये लगना चाहिए कि हाँ सच में आप नहीं कैपेबल हैं भाई एकदम से इतना टैक्स देने के लिए, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट कहते हैं कि असेसिंग ऑफिसर में एक्सेप्ट इट बाय द इम्पोजिंग द सम कंडीशंस, कुछ एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। However, the interest shall be charged in such a case will be calculated from the extended date। जो भी डेट आपने एक्सटेंड की है वहां से क्या किया जाएगा? आपके टैक्स की लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जा रही है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और पॉइंट लेके चलते हैं, एक और पॉइंट लेके चलते हैं जिससे ये वाला पॉइंट आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे केस नंबर मैं 5th लेके चल रही हूँ। केस नंबर 5 सेम एज इट इज यही अमाउंट। नोटिस ऑफ डिमांड आपको इशू आता है 1 अक्टूबर 2024 को, तो ड्यू डेट आपकी जो लास्ट डेट है आपकी है 31/10 अक्टूबर को। अच्छा जी, आपने कहा कि ठीक है मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, इट्स ओके। इन्होंने इस दौरान ही क्या कर दी? एक्चुअल पेमेंट कर दी। एक्चुअल पेमेंट कर दी मान लीजिए जिन्होंने 28 अक्टूबर को, ठीक है, तो क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा? पहली बात तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। अच्छा, इसने इसी डेट को क्या कर दी है? अपील कर दी है, ठीक है। अपील पता है कैसे की जाती है? अपील एंड रिवीजन वाले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था, ये वाला जो चैप्टर 28 जो चैप्टर है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी को अपील करनी है तो उसको जितनी भी पहले जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, पहले जितनी भी, मान लो जी इसको मिस्टर टिंकू जी को अपील करनी थी, तो इस गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको अपील करने के लिए आपके पास पूरा राइट है, बट सबसे पहले जो आपकी टैक्स लायबिलिटी जो बनती है ना, आप उसको पूरी तरह से पे करेंगे। मीन्स की पहले 20,000 की पेमेंट करो फिर आप अपील कर सकते हो। अच्छा, जो आपने अपील की है, अपील समझते हो? मीन्स की आपने एक प्रार्थना डाली है कि मेरा टैक्स भाई इतना नहीं बनता, गवर्नमेंट जी प्लीज इसके ऊपर ध्यान दो, मेरा जितना बनता था ये इतना ही बनता है। अच्छा, ये जो अपील है सबसे पहले आप कहाँ डालोगे? कमिश्नर के यहाँ। फिर आप क्या डालते हो? इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल के यहाँ डालते हो, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये सभी डिस्कस किए। अच्छा, मैंने सबसे पहले यहाँ पे डाल दी है आपके कमिश्नर के पास, और कमिश्नर का जो रिस्पॉन्स आता है, कमिश्नर की जो डिसीजन आता है वो 2 केसेस में आ सकता है। या तो आपका डिसीजन आपके फेवर में आ सकता है, फेवरेबल जिसे हम कहेंगे, या फिर आपका डिसीजन जो कमिश्नर का डिसीजन है वो आपका अनफेवरेबल हो सकता है। अनफेवरेबल दैट मीन्स, अनफेवरेबल का मतलब होता है कि आपके विरुद्ध हो जाए। वो कहता है कि नहीं
1 लाख की बजाय आपकी तो 1,20,000 रुपये इनकम टैक्स बनता है। इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो केवल 1 लाख रुपए ही आपको बताया है। सो ऑब्वियस सी बात है, इस हिसाब से तो आपको 20,000 रुपये देने थे और इसके हिसाब से आपको और 20,000 रुपये देने पड़ गए, तो टोटल 40,000 रुपये देने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर बात की जा रही है फेवरेबल में। फेवरेबल दैट मीन्स ये कह दें कि ठीक है आपकी लायबिलिटी इतनी नहीं बनती, आपकी लायबिलिटी 80,000 रुपये बनती है, ठीक है, तो डिसीजन कहीं ना कहीं इसके पक्ष में आ रहा है। अच्छा, डिसीजन आने की जो डेट है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डिसीजन आने की डेट मान लीजिए यहाँ पर 17 नवंबर है, ठीक है, 17 नवंबर इनके डिसीजन आने की डेट है। तो दोनों केस लेके चलते हैं। देखो, पहला केस लेके चल रहे हैं फेवरेबल की सिचुएशन। फेवरेबल की सिचुएशन क्या है, जब आपके पास नोटिस आया आपके पक्ष में कि हाँ आपकी केवल 80,000 रुपये क्या बनती है, टैक्स की लायबिलिटी बनती है। अच्छा, तो ऑब्वियस ही बात है जो 20,000 रुपये डिपार्टमेंट के पास रहे हैं मेरे पैसे, आपको वो तो मिलेंगे। आप ये कहते हो कि मेरा इंटरेस्ट भी दो। जब हम लेट हो जाते तो आप इंटरेस्ट लेते, तो हाँ आप भी तो लेट हुए ना। अपील आई हमारे पास 17 नवंबर को है, तो क्या पता मैं इस पैसे का कहीं मैं और इन्वेस्ट कर देता, मेरे को वहां से नुकसान हुआ, अब उस नुकसान की भरपाई आप दो। तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले इस पर्सन को क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे। वो इंटरेस्ट कितने % होगा, वो इंटरेस्ट सेम एज इट इज इसी क्राइटेरिया से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 1/100% इंटू कितने मंथ्स हो गए, 31 नवंबर, और अपील का जो डिसीजन आया है 17 दिन के बाद, तो इसे 1 मंथ कंसिडर करेंगे। सो 20,000 तो आपको मिलेंगे, प्लस में आपको 200 रुपये और मिलेंगे, तो 20,200 रुपये आपकी पास रिफंड हो जाएंगे। क्लियर है। अच्छा, दूसरा केस हमने क्या लिया जिसके अंदर टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है, और ज्यादा बनती है। अच्छा, इसमें से जो 40,000 थे, ये 40,000 है, 20,000 तो आपने ऑलरेडी पे कर दिए हैं, यहाँ पर 28/10 को आपने पेमेंट कर दी है। अच्छा, बाकी के जो 20,000 है उसकी पेमेंट करनी रहती है। अच्छा, आपने पेमेंट की है इसी डेट को जिस दिन रिजल्ट आया है, तो ऑब्वियस ही बात है 17 दिन का फिर यहाँ पे होगा, है ना। मान लीजिए, या फिर मैं कहूँ कि इसने आगे पेमेंट की है 30 तारीख को कर दी, 30/11 को, सो ये 1 महीना लेट है। सो पूरा 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा कितने के ऊपर, 20,000 के ऊपर, ठीक है, इंटू में 1% लगेगा। तो 20,000 तो देने ही देने, 200 रुपये और एक्स्ट्रा देने हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि जो आपकी जो अपील का डिसीजन कैसा हो सकता है। अपील का डिसीजन आपको ये भी कह सकता है कि आपका अमाउंट क्या है, रिड्यूस हो गया है, अमाउंट ऑफ डिमांड हैज बीन रिड्यूस इन द अपील एंड रिवीजन। जो भी आपने पिटिशन डाली थी, जो भी आपने प्रार्थना डाली थी रिगार्डिंग योर टैक्स लायबिलिटी के, वो उसमें आपको नजर आया कि हाँ आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है 80,000 से या कम भी हो सकती है, पता है 70,000 हो सकती है, 60,000 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जितना पैसा आपका जो डिपार्टमेंट के पास रखा रहा उसके ऊपर आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, और प्लस में आपको जितना एक्स्ट्रा में था, इस केस में 10,000 एक्स्ट्रा होगा, इस केस में 20,000 एक्स्ट्रा होगा, राइट। सो क्या होगा, आप उससे रिसीव कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इन्होंने जो बढ़ा के बोली थी कि आपकी तो 1 लाख है, तो इसका जो मतलब जितना एक्सेस अमाउंट आप वहां पे डिपॉजिट कर देंगे उतना आपको क्या मिल जाएगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा और वो पैसा भी रिफंड हो जाएगा। द इंटरेस्ट शैल बी रिड्यूस अकॉर्डिंगली एंड द एक्सेस इंटरेस्ट शैल बी पेड बी रिफंडेड। जो भी एक्सेस इंटरेस्ट होगा उसको आपको रिफंड मिल जाएगा। ओके जी। अच्छा, अमाउंट ऑफ डिमांड इंक्रीज भी तो हो सकती है ना, दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दी। देखो, दोनों कहते हैं ना कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जितने किसी चीज के पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं उतने ही किसी चीज के नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। तो इसी तरह से सिक्के के 2 पहलू है, रिस्क दोनों फैक्टर्स में हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट को पे करना पड़ेगा। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वेवियर ऑफ द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 222A सबसेक्शन है। ये कहते हैं वेवियर का मतलब होता है कि जब आप अपने इंटरेस्ट के बिल्कुल मतलब बुरा माफ कर दिया जाए, मीन्स की जो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी है ना, इंटरेस्ट की पेमेंट आपको बिल्कुल ये कहा कि नहीं रहने दो, तुम रहने दो, हम तुमसे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ये कब होगा, एक तो होता है रिड्यूस करना, एक होता है बिल्कुल एलिमिनेट करना, है ना। ये तब होगा जब आपका जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है, प्रिंसिपल कमिश्नर है, आपने लेवल पढ़े हैं ना इनकम टैक्स अथॉरिटीज के अंदर कि क्या क्या लेवल होते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होता है, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर होता है, फिर चीफ कमिश्नर होता है, फिर कमिश्नर होता है। इनके द्वारा ही आपके जो इंटरेस्ट है, आपके जो
पेमेंट आपको करनी है वो कम हो सकती है, बट ये कम तभी होगी जब वो क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। किससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे? आपके रिस्पॉन्स से, आपके क्लैरिफिकेशन से, कि अगर आपने मान लीजिए आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया, ठीक है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, आप अपनी सिचुएशन बता रहे हैं कि हाँ ये पैंडेमिक सिचुएशन थी, कोविड-19 था, मैं इसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, ऑब्वियस ही बात है, मैं मार्केट में भी नहीं जा रहा था, मेरे यहाँ पे जो नेटवर्क की इशू था, मैं मतलब कुछ भी ऐसी सिचुएशन जिसके ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है, राइट। अब देखो आपने कहा कि पैंडेमिक सिचुएशन है और मैं कमा ही नहीं रहा था, तो ऑब्वियस ही बात है मेरा घर का खर्च ही नॉर्मल चल रहा था, तो मैं आपको टैक्स कैसे पे कर पाता, है ना। सो ये भी एक अच्छा वैलिड रीजन है। सो आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए जिससे कि पर्सन क्या हो जाए, जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज है वो फुली सेटिस्फाइड हो जाए और आपको कहे कि ठीक है जी आप अपना इंटरेस्ट रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ गया, क्वेश्चन पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा नेक्स्ट जाता है एसएससी इन अ डिफॉल्ट। एसएससी इन अ डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जब आपने नोटिस भेज दिया, नोटिस ऑफ डिमांड इशू कर दिया अंडर सेक्शन 156। अच्छा नोटिस ऑफ डिमांड इशू करने के बाद आपके पास कितना टाइम पीरियड होता है? 30 दिन का टाइम पीरियड होता है, ठीक है जी। 30 दिन के टाइम पीरियड के बाद आपने फिर भी 31/10/24 को पेमेंट नहीं की है, राइट। 31/10/2024 को पेमेंट, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंटिन्यूसली आपसे कंसर्न कर रहा है कि वाई आप इसका अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं, रीजन पूछ रहे हैं, आप उसको नहीं दे रहे, मीन्स कि आप कहीं ना कहीं डिफॉल्ट करार हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना कि इंसॉल्वेंट हो गया, मीन्स कि वो पर्सन, वो कंपनी कैपेबल नहीं है अपने डेटर्स के, अपने क्रेडिटर्स का पैसा पेमेंट करने के लिए, राइट। डेटर्स नहीं, क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए। सो इस केस में जो एसएससी होता है मिस्टर टिंकू जी, इसकी ये हालत भी हो सकती है अगर इसने टैक्स नहीं दिया, पेनल्टी नहीं दी, इंटरेस्ट नहीं दिया, तो ये डिफॉल्ट करार हो सकता है। मीन्स कि ऐसा भी हो सकता है कि जो देश छोड़ के भाग सकता है। काफी सारे केस आपने इंडिया के अंदर देखे हैं, है ना। वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर इतनी टैक्स लायबिलिटी है, इतना कर्ज है, वो क्या कर रहे हैं, बाहर छोड़ के चले जा रहे हैं। सो गवर्नमेंट के पास काफी सारे तरीके हैं कि उनसे पैसा वसूल कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ रिकवरी में। अच्छा एसएससी ऑफ डिफॉल्ट होने के बाद जो असेसिंग ऑफिसर है उसके पास काफी सारे राइट है कि वो पेनल्टी को इम्पोज कर सकता है, मीन्स कि उसके ऊपर हैवी पेनल्टी यूज अप्लाई कर सकता है। बट हाँ जो पेनल्टी है ना, मान लीजिए उसका जो इंटरेस्ट टैक्स है, मैंने बताया कि आपका 20,000 रुपीज बनता है, जो उसको और पे करना है, ये तो बहुत छोटी सी अमाउंट है। बट यही बात एक कंपनी के बारे में बात की जाए, एक बड़ी ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर करोड़ों अरबों में है, ठीक है, मिलियंस में है, डॉलर्स में है, तो वहां पर मैंने कहा कि ये 20,000 करोड़ उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। क्या 20,000 ज्यादा हो गए, हम छोटा सा कर लेते हैं इसको, हम इसको 200 करोड़ रुपए कर लेते हैं। ओके 200 करोड़ क्या है, इसकी टैक्स लायबिलिटी है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो भी पेनल्टी लगाने वाले हैं, वो 200 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है पेनल्टी लगा दो, आप 190 करोड़ रुपए की लगा सकते हैं, आप 199 की लगा सकते हैं, बट कभी भी 200 करोड़ या फिर 200 करोड़ से ऊपर नहीं होगी, ये ध्यान रखना। अच्छा उसके ऊपर एक और केस कर सकते हैं कि आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, आप उसको प्रिजन में डाल सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कैन इम्पोज अ फर्दर पेनल्टी इन केस ऑफ द कंट्री कंटिन्यूअस डिफॉल्ट। ये कहते हैं कि अगर लगातार मान लीजिए ये साल गुजर गया, फिर नेक्स्ट ईयर कंपनी की टैक्स लायबिलिटी इससे ज्यादा बन गई 450 करोड़, लगातार डिफॉल्ट के ऊपर डिफॉल्ट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो और ज्यादा पेनल्टी लगा सकते हो, मींस कि दोनों को जोड़कर आप पेनल्टी लगाएंगे। द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी कैन नॉट बी एक्सीड द अमाउंट ऑफ द टैक्स इन अ ईयर। अमाउंट ऑफ द टैक्स है, टैक्सेबल अमाउंट है, उससे कभी भी ज्यादा नहीं होगी। टैक्स पेयर मस्ट बी गिवन ए पोर्शन टू बी हायर। टैक्स पेयर को भी, अब देखो ये नहीं है कि हाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही आपके ऊपर धड़ाधड़ कहिए जा रहे हैं, धड़ाधड़ मतलब क्या है कि आपके ऊपर लगातार क्या कर रहा है, पेनल्टी के ऊपर पेनल्टी लगाए जा रहे हैं। अरे भाई उस पर्सन की भी तो सुनो ना, क्या सिचुएशन है उसकी, क्या वो प्रूफ कर पा रहा है अपने आप को, मींस कि उसको भी सुनवाई का पूरा मौका देना है हमें। ओके जी, अच्छा जी नेक्स्ट बात की जाती है कि नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड, किसी भी तरह की पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाएगी। या लिवाई का मतलब होता है लगाना, हमने जीएसटी के अंदर पढ़ा था ना कि एक तो इम्पोजिशन होता है, एक असेसमेंट होता है ना। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि कोई भी टैक्स लायबिलिटी लगाई नहीं जाएगी अगर
कब? जब असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड हो गया हो। किससे? उसके रीजन से, उसके वैलिड एक्सप्लेनेशन से, उसकी क्लैरिफिकेशन से, सबसे वो सेटिस्फाइड हो गए। सो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। क्लियर है? आगे समझ में? चलिए तो अब बढ़ लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्या है? मोड ऑफ रिकवरी। मोड ऑफ रिकवरी बेटे आपकी नेक्स्ट, चलो हम इसमें एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं जहां पर हम फिर एक अच्छे से एग्जाम्पल लेंगे। सो यहाँ पे लिखा हुआ है रिकवरी। देखो रिकवरी किस चीज़ की करनी है? ऑब्वियस ही बात है, जब इनकम टैक्स ऑफिसर ने नोटिस ऑफ डिमांड भी इशू कर दिया अंडर सेक्शन 56 के अंदर, आपको 30 दिनों का समय भी दे दिया, फिर भी आप नहीं दे रहे भी टैक्स भी रिकवरी किस किस की हो सकती है? टैक्स की हो सकती है, पेनल्टी की हो सकती है, या फिर मैं कहूँ कि आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है उसकी हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। अच्छा, इनको रिकवर करने के लिए आपके पास दो सेक्शन है। सेक्शन अंडर सेक्शन 222, इसको मैं और सुंदर सुंदर राइटिंग में कर लेते हैं, बहुत बुरी राइटिंग होती जा रही है मेरी, ठीक है। एक सेक्शन आपके पास ये और एक सेक्शन है अंडर सेक्शन 226। अच्छा, ये जो सेक्शन है ये स्पेशली किसके लिए है? जो रिकवरी करेगा बाय द टैक्स रिकवरी ऑफिसर के द्वारा। अच्छा, ये सेक्शन किसके लिए है? बाय असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, या फिर मैं कहूँ कि ये जो सेक्शन है ये आपके लिए टैक्स रिकवरी ऑफिसर के लिए भी है। मीन्स कि सेक्शन 222 मीन्स कि 222 केवल टैक्स रिकवरी ऑफिसर ही यूज कर सकता है। इसके अंदर जो भी प्रोविजंस हैं वो केवल ये टीआरओ ऑफिसर ही टीआरओ कर सकता है यूज। बट सेक्शन 226 के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो टीआरओ भी यूज कर सकते हैं, एओ भी यूज सकते हैं। रिकवरी हमारे दो तरीके से हो सकती है। अच्छा, असेसिंग ऑफिसर तो आपको पता ही है कौन होते हैं। अच्छा, टैक्स रिकवरी ऑफिसर कौन होते हैं? कोई भी एडिशनल कलेक्टर हो सकता है, एडिशनल कलेक्टर हो सकता है, या फिर कोई भी कलेक्टर हो सकता है, या मैं कहूँ कि एनी लैंड एंड रिवेन्यू ऑफिसर हो सकता है। अच्छा, कोई भी पब्लिक डिमांड ऑफिसर हो सकता है। अच्छा, कोई भी गैजेटेड जो पर्सन्स होते हैं ना, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है, उन सभी पर्सन्स को बोला जाता है। अच्छा, इसके पास प्रॉपर राइट है कि वो क्या कर सकता है? जो भी आपका एसएससी है, मिस्टर टिंकू है, मिस्टर टिंकू से किसी भी तरीके से पैसे की वसूली कर सकता है। इसके पास काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे कि अब देखो मिस्टर टिंकू के ये कह रहा है कि मैं तो नहीं देता टैक्स, तुम लोग लगाते जाओ तो 200 करोड़ लगाओ तो 400 करोड़ लगाओ, मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती नहीं है, और गवर्नमेंट इससे सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ये भी अपनी जिद पे अड़ा है, वो भी अपनी जिद पे अड़े है, तो टैक्स वो भी उससे बात है, ये तो गवर्नमेंट है, आपसे तो वसूली कर ही लेगी, है ना। तो यहाँ पे मिस्टर जो टीआरओ ऑफिसर है, मिस्टर टीआरओ ही कहते हैं इसको, ठीक है। मिस्टर टीआरओ ऑफिसर क्या है? इसके पास पूरा राइट है, जो भी इसकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और जो भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, किसके? मिस्टर टिंकू जी के, इनके ऊपर ये नज़र लगाएगा और इनको क्या कर लेगा? ये जब्त कर लेगा, ठीक है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है मिस्टर टिंकू जी चालाक बन रहे हैं, इन्होंने सारी की सारी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम, अपने बेटे के नाम, अपनी जो पुत्र वधू है उसके नाम, या फिर मैं कहूँ कि अपने रिलेटिव्स में उन्होंने सेल कर दी है, बट हाँ ओनरशिप अभी भी इन्हीं के पास है, ठीक है। तो क्या होगा? तो क्या जो टीआरओ ऑफिसर है वो इन प्रॉपर्टीज को जब्त नहीं करेगा? जरूर करेगा, चाहे कैसा भी रिलेशन है, चाहे उसका स्पाउस के साथ है, चाहे चिल्ड्रन के साथ है, चाहे उसके सन्स वाइफ के साथ है, किसी के साथ भी रिलेशन है, तो इन मूवेबल प्रॉपर्टी को वो सेल करेगा। मान लीजिए इनकी जो पेनल्टी बनती है 200 करोड़ रुपए, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद यहाँ से आए 500 करोड़ रुपए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? 500 रख लेगी? जल्दी बताओ, नहीं ना, वो क्या करेगी? 200 करोड़ रुपए तो अपने पास ही रख लेगी, जो इंटरेस्ट लगता है सब अपने पास रख लेगी। अच्छा, बाकी के जो बचे हैं 300 करोड़ रुपए वो क्या करेगी? मिस्टर टिंकू जी को दे देंगी, लो ये बाकी आप संभालो, हमारा काम था, हमारा हो गया। अच्छा जी, फिर आ जाता है पैसे को वसूल करने का, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आ जाता है हमारे पास क्रेडिटर्स के। देखो ये तरीके लिखे हुए हैं, आप कभी सोचेंगे नहीं ऐसे समझाया जा रहा है, नहीं, आपको तरीके लिखे हुए हैं, मैं शो करके दिखा देती हूँ कि या तो आप किसी भी मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है
उनको क्या कर लो, आप अटैच कर लो। अटैचमेंट का मतलब होता है आप इसको सेल करके कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर एक और पॉइंट आ सकता है, जितने भी आपके डेटर्स हैं, डेटर समझते हैं जिनसे मिस्टर टिंकू जी को पैसा मिलने वाला है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, उन सभी डेटर्स को ढूंढ लिया। डेटर्स जैसे कि आपने क्रेडिट में किसी से सेल किया होगा तो वो आपका डेटर ही, आपको यहाँ से पैसे मिलने वाले हैं, या फिर आपने किसी भी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट आपका ओपन है, या फिर आपने एफडी आरडी कुछ भी करवा रखी है। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी से भी आपको पैसा मिलना होता है, आपने कोई भी मान लीजिए पॉलिसी ले रखी थी, ठीक है, तो ये सभी के सभी आपके क्या है, क्रेडिट डेटर्स है जिनसे आपको पैसा मिलेगा। तो ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, चलो भी इनके पास गया, इन्होंने इसके बारे में बताया कि इन्होंने इनके जो है 200 करोड़ रुपए देने हैं, तो प्लीज़ आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, आप इनका पैसा हमें दे दीजिए, इनको हम अपने आप नोटिस दे देंगे, ठीक है। सो पहले नोटिस ज़रूर दिया जाएगा कि हाँ आपकी जो डेटर्स है वो हम लेने जा रहे हैं। सो यहाँ पर इस तरीके से भी रिकवरी हो सकती है। अच्छा, तीसरी रिकवरी क्या है, तीसरी रिकवरी कैसे हो सकती है, तीसरी रिकवरी हो सकती है आपके एसएससी को पनिशमेंट भी दी जा सकती है, जैसे कि उसको प्रिजन में डाला जा सकता है। अच्छा, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके लिए स्पेशल पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है। स्पेशल पर्सन दैट मीन्स कि मान लो जो टीआर ऑफिसर है उसने एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जो कि इसके लिए काम कर रहा है, मीन्स कि टीआर ऑफिसर के लिए काम कर रहा है। अब ये जो पर्सन है ना, ये स्पेशली इसके ऊपर निगरानी रखेगा, किसके ऊपर, एसएससी के ऊपर। अब एसएससी की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी मैनेजमेंट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उनको क्या करेगा, ध्यान से उनको प्रॉपर ध्यान रखेगा, फिर जैसे भी मौका मिलेगा हम उसको वहाँ से उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देंगे। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हम एक जो प्रोसीजर होता है जो टीआर ऑफिसर फॉलो करता है, क्या प्रोसीजर है कि वो एक डॉक्यूमेंट, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, या फिर मैं कहूँ कि एक स्टेटमेंट इशू करेगा सेक्शन 22 इनफॉर्म नंबर 57 के अंदर, और उसमें मेंशन करेगा कि हाँ आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है इतनी बनती है, मैंने बताया 200 करोड़ रुपए है। अच्छा, उस स्टेटमेंट के नीचे वो साइन भी करेगा कि हाँ क्या चल रहा है, कितना ये मैं इस सबको संभाल रहा हूँ। अच्छा, इस नोटिस के अंदर 15 दिन का टाइम आपको दिया जाता है, फिर कि अगर आप इसकी पेमेंट कर दे तो ठीक है, अदरवाइज आप डिफॉल्टर करार हो जाओगे। फिर उसके बाद क्या होगा, इनके पास राइट है किसी भी तरीके से आपसे पैसा निकलवा सकते हैं टीआर ऑफिसर के। अच्छा, अदर मोड ऑफ एंट्री के थ्रू, मीन्स कि जहाँ पर ये दोनों पर्सन एक दूसरे के साथ शामिल होते हैं, असेसिंग ऑफिसर भी और आपके टीआर ऑफिसर भी, राइट। अच्छा जी, ठीक है। यहाँ पे ये सेल अटैचमेंट का तो पॉइंट यहाँ पे केवल सिंगल पॉइंट आएगा, ठीक है। ये जो डेटर का पॉइंट है ना, ये आपको यहाँ पर आएगा, ध्यान रखना बच्चे थोड़ा सा, ठीक है। मैंने फ्लो में तुम्हें बहुत कुछ समझा दिया है ना। तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने का और मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने का अधिकार था, और आपको अरेस्ट किया जा सकता है और आपके लिए स्पेशल एक पर्सन अपॉइंट किया जा सकता है। अच्छा, अदर केसेस के अंदर फॉर्म देखो क्या लिखा हुआ है कि आपके पास जो भी डेटर्स थे, आई होप ये समझ में आ गया होगा डेटर वाला पॉइंट, कि आपके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाले हो सकते हैं, बैंक वाले हो सकते हैं, या फिर आपने पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में अपना बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन किया हुआ है, वहाँ के भी पर्सन हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जाता है कि आपके पास सैलरी, आप एक सैलरीड पर्सन है, किसी कंपनी में आप काम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मिस्टर एक्स है और मिस्टर टिंकू जी की यहाँ पे काम करता है, ठीक है। चलो, मिस्टर एक्स की कंपनी में मिस्टर टिंकू जी काम करते हैं, क्योंकि अभी तक हम टिंकू जी कर रहे थे ना। तो मिस्टर एक्स एक क्या है, सैलरीड पर्सन है, इसकी सैलरी क्या है पर मंथ 2.5 लाख रुपए, ठीक है, और इसका जो टैक्स बनता है 5 लाख रुपए। तो टैक्स डिपार्टमेंट असेसिंग ऑफिसर या टीआर ऑफिसर इस सैलरीड यहाँ पे कंपनी में जाएंगे, इसके एम्प्लॉयर के पास जाएंगे और एम्प्लॉयर को सारी गाथा बता देंगे कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है, प्लीज़ आप जो इनकी सैलरी है ना वो 2 महीने की हमें दे दो, हमारा टैक्स हमें मिल जाएगा, बाकी फिर इसको देते चले जाना, ठीक है। तो इस तरीका भी हो सकता है, एक डेटर का तरीका भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट एक हमारे पास कोर्ट के मदद से भी हो सकता है। कोर्ट के अंदर काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपकी कुछ एक अमाउंट जो होती है ना, एक सबमिट करवाते हैं। काफ़ी सारे केसेस होते हैं कि आपके ऊपर यहाँ पर जैसे होते हैं ना कि आप लॉकर में एज ए डिपॉजिट करवाते हो इन कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल है, समझने की कोशिश करना। ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर टिंकू जी है, ठीक है, और ये है मिसिस टिंकू जी, मिसिस टिंकू जी, ठीक है। और इन दोनों का काफ़ी 3 साल पहले क्या हो चुका है, तलाक हो चुका है, डाइवोर्स हो चुका है।
अच्छा, मैं तो कोर्ट ने डिसीजन सुनाया था कि मिसिस टिंकू जी के जीवन निर्वाह के लिए आप क्या करेंगे, 10 लाख रुपए हमारे पास यहाँ पे जमा करवाएंगे, ठीक है। सो अच्छा, इनको जो क्या है 25,000 रुपये पर मंथ आप यहाँ पे डिपॉजिट करवाते जा रहे थे, मीन्स कि 25,000 रुपये यहाँ पे क्या है आप मिसिस टिंकू जी कोर्ट से लेती जा रही थी। अच्छा जी, इनको लेते लेते यहाँ पर 2 साल हो गए हैं, 2 साल दैट मीन्स 24 महीने हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको 24 से मल्टीप्लाई करूँ, मीन्स कि यहाँ पर मिसिस टिंकू के पास अभी तक के कितने पैसे जा चुके हैं, 6 लाख रुपए जा चुके हैं। तो गवर्नमेंट के पास कितने रह गए हैं, कोर्ट के पास 4 लाख रुपए रहे हैं। तो कोर्ट ये कहती है ठीक है, हमें टिंकू जी से कितने पैसे लेने हैं, 5 लाख रुपए लेने हैं, है ना, 5 लाख रुपए लेने हैं। तो ठीक है, जो बाकी बचे हैं ना 4 लाख रुपए, इनको यहाँ से उठाओ। ये हमारा तरीका है, पैसे को हम इस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। तो कोर्ट के थ्रू, फ्रॉम ए कोर्ट इज हुज कस्टडी देयर इज अ मनी बिलोंगिंग टू द एसएससी। ऐसी कस्टडी है जो पैसे की कस्टडी है, जो कि आपके एसएससी से बिलोंग करती है, ठीक है, आपके एसएससी से बिलोंग करती है, तो उसका पैसा वहां से भी रिकवर किया जा सकता है। अच्छा, सेल ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, ये आपको सेल की जा सकती है। बट वहां पर जैसे ऊपर क्या है, किसी भी तरह की परमिशन या किसी भी तरह की आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पर आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, चीफ कमिश्नर या फिर मैं कहूँ कि कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या आपको पॉइंट क्लियर है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को रिकवर किया जा रहा है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि रिकवरी थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से भी हम क्या कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। अब मैंने बताया कि आपका ये जो पर्सन है KUK से बिलोंग करता है, कुरुक्षेत्रा से बिलोंग करता है, KUK यूनिवर्सिटी के कारण KUK हो रही है ना। अच्छा, कुरुक्षेत्रा स्टेट से बिलोंग करता है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, और जो कुरुक्षेत्रा कहाँ आता है, अपने हरियाणा में आता है। अच्छा, हरियाणा के अंदर फिर बात की जा रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, हरियाणा की जो स्टेट है उसको नोटिफिकेशन भेजेगा कि एक आपका जो एम्प्लॉई है मिस्टर टिंकू जी, जो कि बिलोंग करता है आपके कुरुक्षेत्रा डिस्ट्रिक्ट से, और ये है एक सैलरीड पर्सन, बट यहाँ पे इसकी सैलरी इतनी नहीं है जितना आपने ये हमारे पास टैक्स दे दी। एग्जाम्पल चेंज होते जा रहे हैं, कभी सोचो कि मैम अभी तो बोला था 2.5 लाख रुपए सैलरी इसकी, नहीं, एग्जाम्पल चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी तरह के जो टैक्सेस है वो वसूल करती है, जैसे कि आपसे म्युनिसिपल टैक्स लेती है वो, है ना, आपसे आपकी जो इन्वायरमेंटल क्लीनिंग के लिए बात की जाती है, काफ़ी सारे टैक्सेस आपसे वसूल किए जाते हैं एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहने के लिए। सो वो क्या करेगी, इन्हीं के साथ ही ये नोटिस भेज दिया जाएगा कि आपका इतना और इनकम टैक्स रहता है, प्लीज़ इसको भी प्रोवाइड करो। सो ये नोटिस इसके साथ दे दिया जाएगा, ठीक है। और ये बीच में क्या रही है, आपकी ये स्टेट गवर्नमेंट है। अब आपको एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो इनकम टैक्स है वो रिसीव कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट रिसीव करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करती है। तो जो भी आपकी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, इन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर स्टेट के पास इंटीमेशन भेजा कि आपकी क्षेत्र का ये जो पर्सन है इनसे टैक्स वसूल करना है, तो ये क्या करेगी, कोई भी जो एरियर है, इफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिकवरी एरियर ऑफ द टैक्स हैज बीन असाइन्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी ऐसे टैक्स लायबिलिटी जो भी एरियर रहता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भेज दी गई है, दे दी गई है गवर्नमेंट को, कैसी, स्टेट गवर्नमेंट को। सो वो क्या करेगी, इट मे डायरेक्ट दैट सच एरियर विल बी रिकवर्ड विद एंड एज एंड द एडिशन ऑफ द म्युनिसिपल टैक्स एंड द लोकल टैक्स बाय द सेम पर्सन। मीन्स कि वो उसके साथ उसका नोटिस भेज दिया जाएगा और उसको उसी तरीके से वसूल किया जाएगा, सेम जैसे कि हम उसी मैनर में रिसीव करते हैं जैसे कि हम म्युनिसिपल टैक्स और ये आपका लोकल रेट जो टैक्स होते हैं उनको रिसीव करते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज पैटर्न है, बट हाँ उसके साथ नोटिस भेज दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, रिकवरी ऑफ द टैक्स एज पर द एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट कंट्रीज की बात की जा रही है, फॉरेन कंट्रीज के बारे में बात की जाए तो कैसे आएगा। मान लीजिए ये जो मिस्टर टिंकू जी है था इंडिया का, ठीक है, ये देश छोड़ के चला गया आपका USA के अंदर, ठीक है। जो इंडिया के जो डिपार्टमेंट है, ध्यान से सुनना इस बात को, इंडिया का जो डिपार्टमेंट है, जो टैक्स अथॉरिटी है, उसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहते हैं अपेक्स बॉडी, उसे हम क्या कहते हैं, CBDT, क्या हम यही कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, जो USA का है इसकी अपेक्स बॉडी क्या है, इसकी अपेक्स बॉडी है IRS। IRS का मतलब क्या है,
इंटरनल रेवेन्यू सिस्टम सर्विस के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे ये है। अच्छा, जो CBDT है इनका अच्छा रिलेशन है IRS के साथ। तो जैसे ही इन्होंने कहा एक टिंकू नाम का बंदा है जो आपके देश के अंदर आया है, चेहरा कुछ ऐसा है, दिखने में ऐसा है, हाइट इतनी है, पूरी इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, अपेक्स बॉडी है, इस पर्सन को सबसे पहले तो सर्च करेगी कि हाँ देखो हमारे किस एरिया के अंदर ये व्यक्ति आया है, ठीक है। अच्छा जी, आने के बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, इन केस इसकी जो टिंकू जी की प्रॉपर्टी यहाँ पे USA में बहुत सारी है, तो ये जो IRS जो डिपार्टमेंट है, अपेक्स बॉडी है, इसकी यहाँ की जो USA की जो संपत्ति है उनको सेल कर देगी, ठीक है। तो जितना पैसा बनता है वही बात अब इस गवर्नमेंट के पास, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जा रही है, इसके पास सौंप दी, पहले हरियाणा गवर्नमेंट के पास सौंपी थी, ठीक है। अब यहाँ पे USA की जो कंट्री है वहाँ के अपेक्स बॉडी के पास सौंप दी। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ की जितनी भी इसकी संपत्ति है या फिर जहाँ भी ये काम करता है वहाँ से उसका पैसा अपने पास रख के फिर हमारे पास डिपॉजिट करा दे। क्या ये इससे पॉजिट भी हो सकता है? यस, USA के भी कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो हमारे इंडिया के अंदर आए हैं। सो हमारी इंडिया की भी ऐसी हम इनके साथ मदद करेगी कि इस व्यक्ति की जितनी भी टैक्स बनती है वो वहाँ पे डिपॉजिट करा दे। समझ पा रहे हो? अच्छा, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, क्या कहते हैं कि समटाइम एन एग्रीमेंट इज एंटाइटल्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी अदर फॉर रिकवरी ऑफ द इनकम टैक्स अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एंड द कोरस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ द फॉरेक्स इन द दैट कंट्री। जो भी जिस भी पर्टिकुलर कंट्री है उनकी जो अपेक्स बॉडी सबकी देखो अलग अलग होती है, तो उन कंट्री के बॉडी के साथ हम कंसर्न करेंगे और वहाँ से हमारे टैक्स को रिकवर करने की कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है। इफ देर इज एनी एरियर ऑफ द टैक्स ड्यू अगेंस्ट देर इज SSC हु इज इन द डिफॉल्ट एंड हु हैज़ द प्रॉपर्टी इन सच ए फॉरेन कंट्रीज, अगर ये कहते हैं कि जो भी डिफॉल्टर पर्सन है सो उसका उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर प्रॉपर्टी होगी तो उसे ऑब्वियस ही बात है क्या कर दिया जाएगा, सेल ऑफ कर दिया जाएगा और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी है उसको हम कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ सिमिलर पॉइंट ये भी हो सकता है अपोजिट जो मैंने आपको बताया कि जो फॉरेन कंट्री है वो भी तो सेंड कर सकती है ना CBDT के पास एक सर्टिफिकेट, एक स्टेटमेंट, किस चीज़ के लिए कि हमें टैक्स की रिकवरी करनी है। क्योंकि जो आपकी कंट्री में आया है, फॉरेन कंट्री से कोई एक ऐसा पर्सन आया है जिसकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, सो जो भी प्रॉपर्टी इंडिया में आप उसको सेल करके हमारे पास क्या कर दो, उसका पैसा भिजवा दो, सो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अच्छा जी, ये हो गया है आपके केस। और अब आपका आ जाता है लास्ट केस की बाय द शूट, मीन्स कि उसके ऊपर अपील कर सकते हैं। जैसे कि एक पर्सन को मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि अब यहाँ पर मिस्टर टिंकू जी ने अपील की थी, है ना। अब गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट को पेनल्टी नहीं मिल रही, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियस ही बात है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी तो अपील डाल सकती है ना, उसके प्रति केस दर्ज कर सकती है ना। तो वही तो बात कर रहे हैं कि इफ देर इज एनी अदर लॉ इन द फोर्स रिलेटेड टू देर इज अ रिकवरी ऑफ द डेट ड्यू टू द गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ सच लॉ मे बी अपील्ड फॉर द रिकवरी ऑफ द एरियर। इस पर्टिकुलर एरियर को रिसीव करने के लिए वो क्या करेंगे, उसके प्रति अपील डालेंगे। क्लियर है बेटा जी? आई होप क्लियर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बहुत आसान, आई होप अब आपको आसान लग रहा है ये चैप्टर एग्जाम्पल समझने के बाद। अच्छा, अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। रिफंड ऑफ द टैक्स अंडर सेक्शन 237। रिफंड का मतलब क्या होता है कि जब आप क्या कर रहे हैं, आप अपने टैक्स की लायबिलिटीज को, ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था कि आपने पे कितना किया है, यहाँ पे आ जाइए इस एग्जाम्पल पे। आपने पे कितना किया है, 80,000 पे किया है, बट आपकी बनती कितनी है, 50,000 रुपये बनती है। अब ये केस समझने जा रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर थर्ड समझ में आ गया, केस नंबर सेकंड तो ऑब्वियस ही बात है, सिंपल था। अच्छा, अब बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। क्या, जब हमारे पास जो टैक्स की जो अमाउंट है वो कम है बट आपने ज़्यादा पे कर रखी है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होने वाला है, आपको रिफंड होने वाला है। अच्छा, रिफंड होगा तो ऑब्वियस ही बात है जितने महीने तक ये पैसा है गवर्नमेंट के पास रहा, है ना। अब देखो, मैंने कहा कि जो पैसा बनता था ना आपका 50,000 रुपये बनता था और आपने 31/3/2024 तक सारा पैसा जमा करवा दिया, बट आपका बनता कितना था, 50,000 रुपये बनता था। तो जो एक्स्ट्रा के 30,000 है ये तो आपको मिलेंगे और साथ में आपको इंटरेस्ट मिलेगा।
अच्छा, इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के ऊपर, ठीक है। चलो मैं आपके लिए एक केस लेके चल रहे हैं, फिर आपको ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एडवांस टैक्स लिख लीजिए। टीडीएस भी तो आप ऐसे ही पे करते हो, पता है आपको, सैलरी होगी, इन्वेस्टमेंट हो गया, पहले ही गवर्नमेंट को दे देते हो, है ना, सैलरी में से कट करके। अच्छा, जितनी आपको टैक्सेबल पेबल अमाउंट था वो ध्यान रखना। मान लीजिए मैंने कहा कि एडवांस टैक्स आपने कितना पे किया है, मान लीजिए आपने पे किया है 1,65,000, नया एग्जाम्पल है, ठीक है। बट टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपकी तो लायबिलिटी 155,000 है, तो ऑब्वियस सी बात है जो रिफंड की अमाउंट कैसे बनी है, रिफंड की अमाउंट 10,000 रुपये बनी है। क्या मुझे बता सकते हैं कि आपने कैसे कैलकुलेट किया है? आपने 1,65,000 में से माइनस के 1,55,000 को लेस कर दिया, है ना। रिफंड तभी अरेज होगा, याद सुन लो मेरी बात ध्यान से, रिफंड तभी अरेज होगा जब एडवांस टैक्स आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट मीन्स इसको मैं ये कह सकती हूँ कि ए इज अ ग्रेटर देन द बी, इसको मैं ए से डिनोट कर रही हूँ, इसको मैं बी से डिनोट कर रही हूँ। सो यहाँ पर रिफंड तभी आपका होगा। अच्छा, ये रिफंड आपको मिल तो जाएगा, ठीक है, 10,000 रुपये। क्या आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा? क्या आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट मिलना ना मिलना डिपेंड करता है आपकी दो सर्कमस्टांसिस में। ध्यान से सुनते जाना, या मैं आपके लिए एक नया पेज लेती हूँ जहाँ पे पूरा ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, एडवांस टैक्स से पेबल रिफंड तभी रेज होगा तब आपके हमारे पास क्या है, जो एडवांस टैक्स ज्यादा होगा आपकी टैक्सेबल अमाउंट से। अच्छा, ये आ गया, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं, रिफंड तो ठीक है आपको मिलेगा मिलेगा, बट अब बात आ जाती है क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट मिलना डिपेंड करता है इन दो सर्कमस्टांसिस के ऊपर। पहला क्या है, अगर आपकी रिफंड की अमाउंट, अब रिफंड कितना है आपका 10,000 है, अगर आपके रिफंड की अमाउंट ज्यादा है किससे, 10% ऑफ द बी। बी क्या था? बी मैम ये था, है ना। इसका मैं अगर 10% करूं, अगर मेरा रिफंड इससे ज्यादा हुआ तो आपको क्या मिलेगा, इसका 10%। बेटे ध्यान से सुनना, इसका 10%, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इन केस ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है तो की बात है, जल्दी जल्दी इसको हम समझ लेते हैं। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10% इसका लेंगे। अब देखो मैंने कहा कि यहाँ पे इसका 10% लिया तो मेरे पास कितना है, 15,500 रुपये आए। तो क्या ये इससे ज़्यादा है? नहीं, ये क्या है, इससे कम है। रिफंड कितना है, 10,000 है और 15,500 हमारे पास ज़्यादा है, तो इस केस में आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, इंटरेस्ट मिलने के केस में लिख लेती हूँ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जिसके अंदर जो आपका एडवांस है वो आपका है 20,000 रुपये, क्लियर है। अच्छा, जो टैक्सेबल अमाउंट है, बी की वैल्यू दी हुई है वो है 19,000 रुपये। अच्छा, फिर आ जाते हैं आपके पास कंपेयर करना कि क्या रिफंड क्रिएट हो रहा है। हाँ जी, 1,000 रुपये का क्रिएट हो रहा है। अच्छा, रिफंड तो मिलेगा, क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा? फिर ये देखेंगे कि क्या ये 10% आपके रिफंड की अमाउंट से कम है या ज़्यादा है। कम हुई तो ऑब्वियस ही बात है आपको रिफंड मिल जाएगा, मीन्स कि रिफंड ज़्यादा होना चाहिए, सीधा सीधा मतलब रिफंड ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, रिफंड ज़्यादा होगा सो ऑब्वियस ही बात है ये यहाँ पे आएगा, इसका 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा, चेकआउट करो जल्दी से। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये हो गया 1900। क्या ये अभी भी क्रिएट हुआ? नहीं। सो इसका मतलब ये है कि इस केस में भी आपको क्या है, इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। अच्छा, अब आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपको रिफंड लेना है सो आपको ITR फिल करनी जरूरी है। क्या मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर के अंदर कि ITR जो फिल करेगा उसी को रिफंड मिलेगा, चाहे किसी भी तरह का क्लेम करना है उसी को मिलेगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके अंदर मैं कह रही हूँ कि आपका जो एडवांस है वो 1,65,000 है, ठीक है, और जो बी है वो आपका 1,40,000 है, ठीक है। क्या आपका रिफंड क्रिएट हो रहा है? यस हो रहा है। कितने थाउजेंड है? 25,000 है। क्या अभी ये इंटरेस्ट मिलेगा? यस ऑफ कोर्स मिलेगा, नहीं मिलेगा ये आपको करके देखना है। 10% रिफंड से ज़्यादा, रिफंड ज़्यादा होना चाहिए आपकी 10% ऑफ द बी। अच्छा, करके देखे तो कितना आ गया, ये आ गया 14,000। तो ऑब्वियसली बात है इस केस में आपको क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब इंटरेस्ट कितने % मिलेगा, कितना मंथ कैलकुलेट करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और यहाँ पे है, मान लीजिए आपका 1/4/2023, 31/3/2024 और ITR जो आपने फिल कर दी है 31/7 से पहले ही फिल कर दी है। अच्छा,
पेमेंट गवर्नमेंट ने पेमेंट की है आपको, मान लीजिए 31/12 को, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिफंड भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहां पर ये ध्यान रखना कि जो आपके पास जो पेमेंट है वो कब हो रही है, इतने महीने के बाद हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको, अब देखो यहाँ पर कितने रुपए थे, 25,000 थे। अच्छा, 25,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको, 0.5% इंटरेस्ट मिलेगा। रिफंड के केस में 0.5 होने वाला है और रिकवरी के केस में 1% होने वाला है। अच्छा, मंथ्स कितने होंगे, मंथ्स होंगे, यहाँ पर ये लाइन याद रखना, मंथ्स होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ असेसमेंट ईयर टू रिफंड डेट। अब असेसमेंट ईयर कब थी, जल्दी से बताइए। असेसमेंट ईयर आपकी ये थी, है ना, यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट ईयर की फिर असेसमेंट ईयर आपकी ये है। अच्छा, ये तो आपका प्रीवियस ईयर है, असेसमेंट ईयर आपकी ये वाली है, ठीक है। यहाँ से आपको जब पेमेंट मिले यहाँ तक टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मीन्स की 9 मंथ्स हो गए। 9 मंथ्स का क्या लगने वाला है, ये 0.5 पर मंथ लगने वाली है। तो बाय में 10 तो होगा ही नहीं, सो इसको मैं कैलकुलेट करूँ, सो मेरे पास हो गया है ये 1125। अब ये देखो 25,000 तो आपको मिलने ही मिलने थे, प्लस 1125 भी मिलने वाले हैं, तो 26,025 हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बस हो गया चैप्टर फिनिश। तो 5 सर्कमस्टांसिस है जब आपको क्या मिलेंगे, 5 केसेस है रिफंड जब जहां पर अराइज होता है। सबसे पहले व्हेन द अमाउंट ऑफ द टीडीएस इज हायर देन द अमाउंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, चाहे वो टीडीएस है चाहे वो किसी भी तरह का रिफंड्स है, वो क्या है आपका हायर होना चाहिए। अब मैंने बताया ए ये है, टैक्स लायबिलिटी बी है, तभी आपका क्या बन सकता है, आर इज इक्वल टू ए माइनस के बी बनेगा। आर क्या होता है, ए इज अ ग्रेटर देन बी होता है। अच्छा, व्हेन द अमाउंट ऑफ द एडवांस टैक्स पेड एंड द सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड एक्सीड द टैक्स लायबिलिटी एज अ डिटरमाइन एज अ रेगुलर असेसमेंट। देखो पहला पॉइंट तो आ गया आपको समझ में, सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आपका जो एडवांस टैक्स है, दैट मीन्स ए की बात की जा रही है। अच्छा, दूसरा सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या है, जब आपने 1 सेक्शन 41 ए के अंदर पढ़ा था, है ना। समरी और रेगुलर असेसमेंट का मतलब क्या है कि जब आपकी विद डॉक्यूमेंटेशन के साथ क्या किया जा रहा है, आपकी असेसमेंट की जा रही है। याद है यहाँ पे मैंने आपको समझाया था। अच्छा, इसके अंदर फिर आपको ये पता चल रहा है, कहाँ गया, अरे कहाँ गया, अच्छा, इसके अंदर ये लग रहा है कि हाँ ये जो बी है ये इससे कम है ए से, तो इस केस में भी क्या होगा, आर इज अ क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, रेक्टिफिकेशन के थ्रू भी बाय द मिस्टेक क्या हो रहा है, आपकी जो रिफंड्स है, आपने जो टैक्स है ज़्यादा पे कर दिया, 1 लाख रुपीज़ पे कर दिया, बट बनता कितना था, 75,000 बनता था, तो 25,000 रुपये क्या हो जाएगा, आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, बाय द ऑर्डर ऑफ द जजमेंट इन अपील, अपील करने से, या मैंने कहा कि हाँ आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या है, आपने कहा कि मेरी टैक्स लायबिलिटी 75,000 रुपये बनती है, जो इस वाले एग्जाम्पल में मैंने समझाया था। अपील करने से भी क्या मिल जाता है आपको क्या मिल जाता है, आपको रिफंड्स मिल जाते हैं। क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। आपने व्हेन द रिलीफ और द डबल टैक्सेशन इज ग्रांटेड, रिलीफ मिलता है मीन्स कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाती है, किससे, डबल टैक्सेशन से। डबल टैक्सेशन का मतलब क्या है, अब मैंने कहा कि जब देखो दूसरी गवर्नमेंट से आप पैसा वसूल करते हो, पैसा आ जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दूसरी कंट्री में, मान लीजिए मिस्टर टिंकू जी है, इंडिया रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, और यहाँ इसकी जो इनकम है आपने यूएसए के अंदर से भी आती है, ठीक है, यूएसए के अंदर प्रॉपर्टी है, प्लांट है, ठीक है, वहां से इसको इनकम जनरेट हो रही है। अब यूएसए वाली गवर्नमेंट भी कहेगी कि जनरेट तो हमारे यहाँ पे हो रही है ना, सो क्या कहेगी, हमें भी टैक्स दो। ये क्या कहेगा, इंडियन गवर्नमेंट क्या कहेगी, हमें भी टैक्स दो। तो इस केस में मान लीजिए आपने 50% आपने टैक्स यहाँ पे कर दिया, ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट का टैक्स रेट है 75%। तो यहाँ पे डबल टैक्सेशन रेट सिस्टम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 सबसेक्शन 19 और 91 के अंदर ये कहती है कि आपने जितना टैक्स यूएसए गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है, 50% दे दिया, आप हमें केवल 50 को लेस करके जितना बच जाए उतना टैक्स दे दो। रिलीफ मिला है 50 का, सो यहाँ पे यही कह रही है कि आपको डबल टैक्सेशन सिस्टम से रिलीफ मिल रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर इज 2 सेक्शंस है, 1991 है, ठीक है। अच्छा,
आपको इंटरेस्ट और रिफंड के ऊपर भी मैंने आपको बता दिया, टीडीएस के ऊपर रिफंड कैसे कैलकुलेट होने वाला है, ठीक है, और सेल्फ असेसमेंट के ऊपर ये सेम एज इट इज़ है, बस चेंज यहाँ पे ये है, टीडीएस की जगह क्या आ गया है, आपका सेल्फ असेसमेंट आ गया है, ठीक है, और जजमेंट और अपील के कारण जो मैंने आपको पहले समझा दिया था ये वाला केस, ठीक है। सो आई होप अब ये समझने में तो कुछ भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है कि आपको एडवांस टैक्स मिला है उसको हम ए से डिनोट करेंगे, और जो आपको टैक्स पे करना है उसे हम बी से डिनोट करने वाले। रिफंड जो होने वाला है ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ए माइनस के बी। इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा और डिपेंड करता है कि आपका जो रिफंड का अमाउंट है ना वो ज़्यादा होना चाहिए, मोर होना चाहिए, किससे 10% ऑफ द बी दैट मीन्स आपको टैक्सेबल लायबिलिटीज के बारे में बात करें। अच्छा, जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा आपका 10 डेज 15 डेज, ये भी क्या होगा आपका 1 मंथ पूरा कंसिडर होगा, ठीक है। अगर आईटीआर आपने टाइमली फिल कर दी है, इफ द आईटीआर फिल ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ द एनुअल ईयर एंड टू द डेट ऑफ द ग्रांट टू द रिफंड, जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है दैट मीन्स 1 अप्रैल 2024 से, ठीक है, और मैंने आपको एग्जांपल दिया था 31/12/2024 को आपको रिफंड मिला था, तो ये जो मंथ्स हो गए 9 मंथ्स का आपको रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, अगर आपने आईटीआर टाइमली पेमेंट नहीं की है सो उस टाइम ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है कहाँ से शुरू होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग द आईटीआर। अब देखो यहाँ पर आपको पता है 31 जुलाई जो है हमारी लास्ट डेट होती है। आपने कहा कि मैंने तो क्या किया है 30 अक्टूबर को मैंने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दी है, रिफंड आईटीआर फिल कर दी है और आपको रिफंड हुआ है 31/12 को। सो आपका टाइम ड्यूरेशन है यहाँ से शुरू होगा नवंबर दिसंबर, 2 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो कंपलसरी यहाँ पे ये है कि आपको आईटीआर चेकआउट करने की टाइमली पेमेंट की है नहीं की है। 0.5% आपको क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। क्लियर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, रिफंड अमाउंट इनटू में रेट अपॉन में 100 इंटू में मंथ्स, जिसे हम कहेंगे टाइम, ओके। अच्छा, नेक्स्ट में बस चेंज इतना है, यहाँ पे रेगुलर एंड सेल्फ असेसमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी सारा का सारा सेम, ओके। अच्छा, चैप्टर हो गया आपका फिनिश। नेक्स्ट जाता है इंटरेस्ट ऑन द एक्सेस रिफंड। एक्सेस रिफंड का मतलब क्या है, इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, देन हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश, और उसके बाद फिर हमारा प्रोसेसिंग रह जाएगा, ये आप इजीली पढ़ सकते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है कि द एसएससी हैज़ अ फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ द इनकम ऑन 15 सितंबर 2016 को। ध्यान से सुना इस बात को, ये कहते हैं कि इसने रिटर्न फाइल की है 15 सितंबर 2016 को इसने रिटर्न फाइल की है। अच्छा जी, ये कहते हैं कि और जो रिफंड की अमाउंट कितनी बनती है 84,000, ठीक है, 84,000 इसको क्या मिल गया है, रिफंड मिल गया है, मीन्स किसको पैसा मिला है। अच्छा, हिज रिटर्न वाज प्रोसीड अंडर सेक्शन 143(1), मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रही है, समरी असेसमेंट हो रही है। अच्छा, एंड रिफंड फॉर अ स्क्रूटनरी अंडर द सेक्शन 143 and the regular assessment was made under section 143(3) में on 15 अक्टूबर 2017 को, मीन्स कि ये साल पूरा चला गया है। यहाँ पे मैं लेके चल रही हूँ 31 मार्च 2017, ठीक है, और यहाँ से 1 अप्रैल 2017 शुरू हो रहा है, यहाँ पे 31 मार्च 2018। ये कहते हैं कि आपको रिफंड मिला था इस डेट को, ठीक है, डिपार्टमेंट को ये हुआ कि हाँ आपको इंटरेस्ट रिफंड मिल जाना चाहिए 84,000 रुपये का, ठीक है, बट 15 अक्टूबर 2017 को अगले साल इन्होंने आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को बाय द डिफॉल्ट चेक कर लिया, या फिर किसी भी कारण से आपकी बुक ऑफ अकाउंट को चेक किया गया और उसमें ये देखा गया कि जो रिफंड होना चाहिए वो रिड्यूस हो गया है टू 50,000 से। दैट मीन्स आपके जो रिफंड बनना था 50,000 रुपये का, बट आपको कितना मिल गया, 84,000 रुपये का। कितना ज़्यादा एक्सेस में आपके पास चला गया है, 34,000 रुपये आपके पास एक्सेस में चला गया है। सो इस केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो मिलने कितने थे 50,000, मिले कितने हैं 84,000, एक्सेस में अमाउंट आपके पास कितने रही 34,000 रही। अब ये गवर्नमेंट ये कहती है कि अब आपके पास 34,000 रुपये रही है, ऑब्वियस ही बात है। सो आप इसको ये भी रिटर्न करो और साथ में आप इंटरेस्ट भी रिटर्न करेंगे,
ठीक है, इंटरेस्ट भी रिटर्न करेंगे 0.5 की बेस फीस पे। अच्छा, कितने महीने का होगा, अब ये देखो यहाँ से कैलकुलेट होगा, ये कहाँ गया भाई, 9 मंथ फ्रॉम द 10th टू 2017 से टू 15/10/2017 से, यहाँ पर इसकी हो जाएगा ये 9 महीने हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर देखो ड्यूरेशन खत्म हो गई, यहाँ तक आपके ऊपर ये इतने टाइम ड्यूरेशन का क्या लगने वाला है, इंटरेस्ट लगने वाला है। क्लियर है, जो कि 15,30 रुपये आने वाला है। क्लियर है। सो इस केस में ये होता है कि इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिफंड है, जो भी आपके पास है, आपके पास जो एक्सेस में जो रिफंड आया है उसके ऊपर क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है। क्लियर है। अच्छा, प्रोसेस की ओर देख लेते हैं। प्रोसेस में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ एक स्टेप्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, आप दिस इज अ मोस्ट क्रूशियल स्टेप, यू कैन नॉट क्लेम अ रिफंड अनलेस यू फाइल योर ITR। तो सबसे पहले आपको ITR फिल करना है, जो भी आपकी ITR है। ITR फिल करने की प्रोसेस मैंने पीछे बताई हुई है। अच्छा, ITR फिल करने के बाद ITR के फॉर्म के बेस पर आपकी इनकम को, आपके सोर्स को, आपके क्लेम को क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, और उसके बेस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी को असेस किया जाएगा, कितना आपका डिडक्शन बनता है, कितना आपका एग्जेम्पशन बनती है। अच्छा, ITR लेने के लिए रिफंड लेने के लिए आपको ITR भरनी होगी। ITR आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कि इंश्योर द एक्सेस टैक्स लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती। यूर ITR फाइल विल बी डिटरमाइन इफ यू आर टू बी ओवर पेड टैक्स। ये ITR फाइल जब आप करेंगे ना तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाँ मैंने इतना पे किया है, एक्चुअल में बनता इतना था, रिफंड इतना होने वाला है। रिफंड के साथ साथ रिकवरी का भी ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाता है। ठीक है, सो सिंपल सा स्टेप आप इसको देख सकते हैं, सेम एज इट इज़ है। अकाउंट, बैंक अकाउंट वेरीफाई होने वाला है। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि हाँ आपका जो स्टेटस है, आपकी जो प्रोसेस है कहाँ तक पहुँची है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरी जो प्रोसेस है कहाँ तक पहुँची है, मेरा जो पैसा है कहाँ तक, अब कितने दिन में आएगा। ठीक है, ये सभी आप चेकआउट कर सकते हैं। रिफंड की टाइमलाइन मैंने आपको बता दी है, वैसे 3 महीने, या फिर वो क्या होती है कि जब तक आपको रिफंड की 3 महीने होती है, रिकवरी का आपको 1 महीना देते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये हफ्ते या फिर कुछ एक मंथ लेते हैं, जिसके थ्रू आपको रिफंड हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, उम्मीद करते हैं जो चैप्टर है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आप इस चैप्टर की PDF भी ले सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं। ₹9 क्या है, आपको पे करना होगा 9। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID दिया हुआ है, और टीम आपको विद इन अ वर्किंग आवर ज़रूर रिस्पॉन्स करेगी और आपको प्रॉपर वे से गाइड करेगी कैसे आपको ये नोट्स क्या हैं एक्सेस हो सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। टेंशन नहीं लेनी है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला है। इवन मैं कहूँगी कि जो आपके पास ये जो इन क्वेश्चंस पेपर की वीडियो हैं आपके लिए अवेलेबल करवा दी गई है। इनकम टैक्स 2022 का भी है, इनकम टैक्स 2023 का भी है। इनकम टैक्स आप ये देख पा रहे हैं, ये जो प्लेलिस्ट है आप इसके ऊपर जा सकते हैं। क्वेश्चन पेपर चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, चलिए तो